ऑफ केस स्टडी मेथड। व्यक्तिक अध्ययन विधि के प्रकार। ये 4 प्रकार है व्यक्तिक अध्ययन विधि के। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है कम्युनिटी, तीसरा है इंस्टीट्यूशन, चौथा है हैबिट। सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट प्रकार है इंडिविजुअल, अर्थात व्यक्ति के अध्ययन के लिए व्यक्तिक अध्ययन विधि। व्यक्ति के अध्ययन के लिए इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के संपूर्ण रिकॉर्ड, एक व्यक्ति का संपूर्ण रिकॉर्ड इस व्यक्तिक अध्ययन विधि के अंतर्गत एन इंडिविजुअल आ रहा है। तो एक व्यक्ति का अपन अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत उसका लेखा जोखा, वो उसका अपराधी प्रवृत्ति, वो अपराधी प्रवृत्ति कहाँ से आई, उसके मित्रों दोस्तों, इन सभी से रिकॉर्ड तैयार किया जाता है इस विधि के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट है कम्युनिटी। कम्युनिटी अर्थात समुदाय। अपन समूह या समुदाय का अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं समूह के अंतर्गत धूम्रपान है, इस बेरोजगारी है, इस प्रकार की समस्याएं हैं। इन समस्याओं का अध्ययन हम व्यक्तिक अध्ययन विधि के माध्यम से करते हैं और इसके अंतर्गत जो भी आपके डाटा सीट होती है, व्यक्तिक अध्ययन विधि की डाटा सीट होती है, प्रश्नावली होती है, निरीक्षण होते हैं, निरीक्षण अनुसूची होती है, इनके माध्यम से हम डाटा एकत्रित कर सकते हैं। तीसरा है संस्था के अध्ययन के लिए। संस्था के अध्ययन के लिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई एक संस्था है, सामाजिक संस्था है, उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं, उसका उपक्रम कब से शुरू हुआ और वो कब से विकास कर रहा है और वर्तमान में क्या स्थिति है, इसका पूरा अध्ययन हम व्यक्तिक अध्ययन विधि के माध्यम से कर सकते हैं। चौथा है आदत के अध्ययन के लिए व्यक्तिक अध्ययन विधि। जैसे किसी को आदत है नाखून चूसने, अंगूठा चूसने की, नाखून काटने की, इस प्रकार की बहुत सी आदतें हैं। इन आदतों में से किसी एक आदत को अपन लेते हैं तो उसका पूरा रिकॉर्ड हम देखते हैं, इसकी ये आदत क्यों हुई, इसके क्या कारण है, इसकी क्या बाद में क्या परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। एक बार एक परिवार में 7 बच्चे थे और वो परिवार बहुत गरीब था। उस परिवार में उसके माता पिता और 7 बच्चे रहते थे। तो उन्होंने देखा कि एक लड़की स्कूल पढ़ने जाती थी। स्कूल पढ़ने जाती थी तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे अपना टिफिन लेके आते थे। तो वो बच्ची भी अपना टिफिन लेके जाती, लेकिन वो देखती कि कुछ बच्चे स्कूल में ऐसे हैं जो रोज नए नए व्यंजन बना के लाते हैं, लेकिन वो लड़की जो कि गरीब परिवार से थी वो सिर्फ एक ही तरीके की रोटी वगैरह ही ले जाया करती थी। तो उसके मन में ये शंका उत्पन्न हुई, इस प्रकार का विचार आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो अलग अलग वैरायटी लाते हैं, मैं एक ही प्रकार का वैरायटी ले जाती हूँ। तो वो घर पे आके अपने पेरेंट्स से कहती है, कहने के बावजूद भी क्योंकि स्थिति उनकी गरीब है तो वो इस प्रकार की चीज़ें बना नहीं सकती थी। तो उसने देखा कि बार बार ऐसी चीज़ें पनपती रहीं, तो उसने इन चीज़ों को मांगना तो छोड़ दिया लेकिन अंगूठा चूसना शुरू कर दिया। इससे हम कह सकते हैं कि आदत के लिए भी, आदत को छुड़ाने के लिए या आदत के लिए क्या क्या कारण रहे हैं, उन सभी का रिकॉर्ड हम व्यक्तिक अध्ययन विधि के माध्यम से कर सकते हैं। अगला है प्रोसीजर ऑफ केस स्टडी मेथड, अर्थात व्यक्तिक अध्ययन विधि की प्रक्रिया। पहला है प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अर्थात अध्ययन समस्या और उद्देश्य। हम सबसे पहले देखते हैं कोई भी समस्या होती है उसका डिसाइड करते हैं कि समस्या किस प्रकार की होनी चाहिए। समस्या इस प्रकार की हो जिसका हम गहन और सूक्ष्म अध्ययन कर सके। समस्या इस प्रकार की हो जिसका हम बारीकी से अध्ययन कर सके। पहले हम समस्या लेते हैं और समस्या के बाद उसके उद्देश्यों को निर्मित करते हैं कि इस समस्या के प्रति हमारे क्या उद्देश्य रहेंगे, उन उद्देश्यों को निर्मित करते हैं। उसके बाद दूसरी प्रोसीजर है डिवाइडिंग प्रॉब्लम इनटू इट्स सब पार्ट्स, अर्थात अध्ययन समस्याओं को उपभागों में विभाजित करना। समस्याओं को उपभागों में विभाजित, जैसे अपनी समस्या है बेरोजगारी की समस्या है तो उसको अलग अलग पार्टों में हम डिवाइड करते हैं। बेरोजगारी किस कारण से हुई, कब हुई, इसका पहले से ही कुछ रिकॉर्ड है या नहीं है, इस प्रकार की ये चीजें हैं। बहुत सारे इसके उपभाग अपन बना सकते हैं और अलग अलग उपभागों के लिए आप कौन सा टूल्स
यानी कि उपकरण, प्रश्नावली, निरीक्षण, इनमें से कौन सी आप सीट तैयार उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज आती है आपकी इसके अंतर्गत। अगला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ स्टडी यूनिट और कैश, अर्थात अध्ययन इकाइयों या कैश का चयन। अपन देखते हैं कि अगर इकाई एक है, जैसे एक बच्चा है, जिद्दी बालक है, उसका अपन रिकॉर्ड तैयार करते हैं, ये जिद्दी प्रवृत्ति कहाँ से हुई, ये पहले से भी ऐसा था क्या, उसके मित्र मंडली, पास पड़ोस, घर में परिवार है, उन सबसे डाटा एकत्रित करते हैं। ये तो आपका हुआ एक केस, अर्थात एक केस के लिए सिर्फ एक ही इकाई होती है और इससे एक के अलावा भी बहुत सारी इकाइयां होती है, उनका अध्ययन अपन प्रश्नावली है, निरीक्षण है, इनके द्वारा कर सकते हैं। अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड, मतलब क्षेत्र का निर्धारण। अपन क्षेत्र का निर्धारण करते हैं तो क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए अपन को एक क्राइटेरिया निर्मित करना पड़ेगा कि कौन सा क्षेत्र चुने। एक प्रकार संस्थागत भी अपन ले सकते हैं, समूह में भी ले सकते हैं, किसी आदत को भी ले सकते हैं, किसी एक व्यक्ति को भी ले सकते हैं। इसका निर्धारण अपन को स्वयं को ही करना पड़ेगा और इस निर्धारण के बाद ही हम कौन सा उपकरण उसमें यूज करते हैं, कौन सी प्रश्नावली अपन यूज करनी है, वो अपन डिसाइडेड समस्या के ऊपर करते हैं। अगला है एपरेटस ऑफ कैश स्टडी एंड देयर डिटर्मिनेशन। एपरेटस अर्थात कैश स्टडी के उपकरण कौन कौन से हैं। कैश स्टडी के उपकरण है, कैश स्टडी के उपकरण है प्रश्नावली है, निरीक्षण है, साक्षात्कार है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। इस प्रकार के जो परीक्षण है इनको अपन कैश स्टडी के रिकॉर्ड में रख सकते हैं और इनके माध्यम से अपन रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं और एंड देयर डिटर्मिनेशन, और उनका निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सी समस्या के लिए कौन सा टूल्स अपन को चुनना है। अगला है सोर्स ऑफ कैश स्टडी एंड देयर डिटर्मिनेशन। कैश स्टडी के स्रोत और उनका डिटर्मिनेशन। कैश स्टडी के दो स्रोत है, एक तो प्राथमिक स्रोत होता है और एक द्वितीयक स्रोत होता है। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत अपन देखते हैं, प्राथमिक स्रोत में जो शोधकर्ता होता है वो प्रथम बार ही स्वयं अध्ययन करता है और द्वितीय स्रोत के अंतर्गत मतलब किसी डायरी है, रिकॉर्ड है, प्रलेख है, उनके माध्यम से वो अध्ययन करता है। प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक स्रोत तो उसी टाइम किए जाते हैं और द्वितीय स्रोत के अंतर्गत अपन लेते हैं कि जो पहले के रिकॉर्ड हैं उनके माध्यम से अपन डाटा कलेक्शन करते हैं। अगला है कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल ऑफ डाटा कलेक्शन, अर्थात दत्त संकलन का निर्माण और उपकरण। दत्त संकलन का निर्माण किस प्रकार से अपन करते हैं, उनकी रचना अपन किस प्रकार से बनाते हैं, प्रश्नावली बनाते हैं, कुछ आइटम्स बनाते हैं और उनका अपन फिर प्रयोग करते हैं। उपकरण होते हैं, कौन सा उपकरण आपको कहाँ यूज करना होता है। अगला है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन करने के लिए अपन कहीं पर जाते हैं। डाटा कलेक्शन किसके माध्यम से करते हैं अपन, ये व्यक्तिगत अध्ययन की सीट होती है, कैश स्टडी की सीट होती है, इनके माध्यम से करते हैं। निरीक्षण प्रश्नावली होती है, साक्षात्कार प्रश्नावली होती है। प्रश्नावली के माध्यम से हम इन चीजों का रिकॉर्ड तैयार करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं। अगला है एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, मतलब आंकड़ों का विश्लेषण और अंतःक्रिया, जिसको अपन कह सकते हैं विश्लेषण और विवेचना करेंगे। तो कोई भी डाटा अपन एकत्रित करते हैं तो उनका अपन विश्लेषण करते हैं, जो भी डाटा आए हैं उनका अपन विश्लेषित रूप में करते हैं और वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करते हैं कि इसके माध्यम से क्या निष्कर्ष निकल के अपने आए हैं। रिजल्ट और रिपोर्ट के अंतर्गत भी अपन जो भी अपने व्यक्तिगत अध्ययन विधि के माध्यम से जो डाटा एकत्रित किए हैं उनके क्या परिणाम आए हैं, उनके ऊपर फिर रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये परिणाम आए हैं जो पूरी आपकी जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले हैं या नहीं है, इस प्रकार की चीजें आपकी रिपोर्ट और रिजल्ट्स में दी जाती हैं। एडवांटेज एंड मेरिट्स ऑफ कैश स्टडी मेथड, अर्थात व्यक्तिगत अध्ययन विधि के लाभ और गुण। पहला है इंटेंसिव स्टडी, अर्थात इसको अपन कहते हैं गहन अध्ययन। कैश स्टडी के माध्यम से अपन देखते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन विधि में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का गहन अध्ययन किया जाता है।
गहन अध्ययन किया जाता है, गहनता से अध्ययन किया जाता है, बारीकी से अध्ययन किया जाता है। दूसरा इसका लाभ है माइक्रोस्कोपिक स्टडी, अर्थात सूक्ष्म अध्ययन। सूक्ष्म अध्ययन होता है जिसका अपन बारीकी से शुरू से लेकर अंत तक उसका अपन बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं केस स्टडी के माध्यम से। अगला है होल स्टडी। होल स्टडी अर्थात संपूर्ण अध्ययन। किसी व्यक्ति का अपन व्यक्तिगत अध्ययन विधि के माध्यम से पूरा अध्ययन कर सकते हैं, विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। उसके पहले क्या डाटा रहे हैं, वर्तमान में क्या है, बीच में क्या रहा था, इन चीजों की स्टडी हम केस स्टडी के माध्यम से कर सकते हैं। अगला है सिस्टमैटिक डेवलपमेंटल स्टडी, अर्थात क्रमबद्ध विकास क्रम संबंधी अध्ययन। मतलब क्रमबद्ध, अपन देखते हैं कि इसका कार्यकाल एक विकास क्रम चलता रहता है कि पहले क्या अवस्था थी, बाद में क्या अवस्था है, तीसरी क्या अवस्था है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी अवस्थाओं के माध्यम से हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। ये सारी अवस्थाएं इनका अपन शुरू से लेकर एक क्रम के अंतर्गत हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। अगला है हेल्पफुल इंटरप्रिटेशन इन ह्यूमन नेचर, अर्थात मानव स्वभाव की व्याख्या में सहायक। अपन देखते हैं कि व्यक्ति है, व्यक्ति का अपन अध्ययन करते हैं केस स्टडी के माध्यम से, तो उसके स्वभाव की संपूर्ण जानकारी अपन प्राप्त कर सकते हैं इस विधि के माध्यम से। अगला है फैसिलिटी ऑफ यूजिंग अदर मेथड, मतलब अन्य विधियों के सहयोग में भी ये सहायक है। जैसे व्यक्तिगत अध्ययन विधि में एक डाटा सीट होती है, इसके साथ ही प्रश्नावली है, निरीक्षण विधि है, साक्षात्कार विधि है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, ये सहायक विधि के रूप में भी हम अप्लाई कर सकते हैं व्यक्तिगत अध्ययन विधि के अंतर्गत। फ्लेक्सिबल स्टडी मेथड, ये है कि निर्धारकों का विस्तार पूर्वक, फ्लेक्सिबल, इसको लचीलापन भी अपन कह सकते हैं, एक लचीली विधि है। लचीली मतलब एक सॉफ्ट रूप में, फ्लेक्सिबल रूप में एक व्यक्ति का अध्ययन अपन कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को विश्वास में लेकर उसके साथ संबंध स्थापित करके उसको अपन मन की बात कहने के बाद उसको अपन अपने विश्वास में ले सकते हैं और उसका सारा रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं। हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, मतलब ये अभिवृत्तियों के विकास के अध्ययन में भी सहायक है। अभिवृत्तियां मतलब एटीट्यूड, व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, वो किस तरीके का दृष्टिकोण रखता है, सकारात्मक या नकारात्मक, इन सभी का रिकॉर्ड हम व्यक्तिगत अध्ययन विधि के माध्यम से कर सकते हैं। हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं की रचना में भी ये सहायक है। जब हम रिकॉर्ड तैयार करते हैं तो हम परिकल्पनाएं बना सकते हैं, कल्पनाएं बना सकते हैं कि ये आपके रिजल्ट आए हैं, ये हमने देखा है, तो क्या क्या परिकल्पनाएं इसकी बन सकती है, इसमें भी ये सहायक है। जैसे एक व्यक्ति है जो अपने घर को खुला छोड़ के चला जाता है, आने के बाद वो देखता है कि घर खुला हुआ है, शायद हो सकता है मैं खुद ही खुला छोड़ के चला गया, या चोर घर पे आ गए, या मकान मालिक ने इसको घर को खुला छोड़ दिया। इस प्रकार की कल्पनाएं उसके दिमाग में बनती है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि सामान बिखरा हुआ पड़ा था, अर्थात उसमें चोर आए थे। तो ये परिकल्पनाएं पूर्व में वो सारी परिकल्पनाएं बनाता है, लेकिन सिद्ध कौन सी होती है, रियल में परिकल्पना क्या थी कि घर पर चोर आए हुए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस के निर्माण में भी व्यक्तिगत अध्ययन विधि की आवश्यकता है। डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ केस स्टडी मेथड, व्यक्तिगत अध्ययन विधि की सीमाएं। पहली है कलेक्शन एंड अननेसेसरी डाटा, प्रमाणक विधि का अभाव, मतलब जो अपन विधियां यूज करते हैं कुछ की सीमाएं होती भी हैं, किसी के लाभ भी होते हैं। कोई भी टॉपिक है उसकी कमियां भी होती हैं और उसके लाभ भी होते हैं। तो जैसे ही अभी अपन ने इससे पूर्व इसके लाभ पढ़े थे, लेकिन अब इसको पढ़ने जा रहे हैं इसकी हानियां कौन कौन सी है। कलेक्शन ऑफ नेसेसरी डाटा, अर्थात अभाव, प्रमाणिक विधि का अभाव। अपन देखते हैं कि इसमें जो अनावश्यक चीजें हैं वो चीजें भी अपनी केस स्टडी के माध्यम से आ जाती है। कुछ चीजों की जानकारी अपन नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो चीजें भी अपन व्यक्तिगत अध्ययन विधि के माध्यम से करते हैं तो वो भी आ जाती हैं।
अगला है लैक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, अर्थात प्रमाणिक विधि का अभाव। पहला था कलेक्शन ऑफ अननेसेसरी डाटा, व्यर्थ सूचना संकलन, जिसको कि अपन ने अभी पढ़ा था। और प्रमाणिक विधि का अभाव, मतलब कोई भी अपन विधि यूज करते हैं, निरीक्षण प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, व्यक्तिगत अध्ययन विधि है, इनका पता नहीं लग पाता है कि हम कौन सी विधि इसमें अप्लाई करें, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशंस के अंतर्गत आती है। अगला है लैक ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, अर्थात मात्रात्मक आंकड़ों का अभाव। क्वांटिटेटिव इसको बोलते हैं मात्रात्मक, मात्रात्मक अर्थात संख्या, संख्या के रूप में किसी का रिकॉर्ड नहीं आता है। गुणात्मक रूप से ही व्यक्तिगत अध्ययन विधि से अपन डाटा एकत्रित करते हैं तो वो गुणात्मक आते हैं, संख्यात्मक रूप में नहीं आते हैं। क्योंकि किसी से अपन उसकी बीमारियों के बारे में पूछते हैं, अपराध प्रवृत्ति के बारे में पूछते हैं, वो संख्याओं में नहीं आते हैं, वो गुणात्मक रूप में आते हैं, वो एक पूरे पैराग्राफ के रूप में वो चीजें आ जाती हैं। अगला है लिमिटेड स्टडी यूनिट्स, अर्थात सीमित अध्ययन इकाइयां। अपन देखते हैं कि इसमें यादृच्छिक विधि या कोई सी भी आप प्रतिचयन की विधि यूज करते हैं तो इसमें आप देखते हैं इकाइयां जो होती है, और विधियों में अपन इकाइयां बहुत सारी ले सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अध्ययन विधि में 10 या 20 से अधिक इकाइयां नहीं हो सकती, या तो एक ही होती है, एक इकाई का अपन अध्ययन भी कर सकते हैं, समूह के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन समूह में अपन लेते हैं 10 या 20 से ज्यादा नहीं कर सकते। अगला है डिफेक्ट रिलेटिव टू रिसर्च प्लान, मतलब इफेक्ट ऑफ बेस, इसको अपन बोलते हैं अभिनति का अभाव। अभिनति मतलब पक्षपात की संभावना भी इसमें रहती है। हम देखते हैं किसी का रिलेशन है, किसी के रिश्तेदार है, इन चीजों का प्रभाव भी उस पर पड़ता है। किसी के संवेग है, संवेगों में भावुक होकर वो अपनी चीजें बताए, और किसी के आपस में जानकारी होती है तो वो चीजें भी उसकी सही प्रतीत हो, ये डिसाइड नहीं है। अनसाइंटिफिक मेथड, यह एक अवैज्ञानिक विधि है। अवैज्ञानिक विधि कैसे है? क्योंकि इसमें कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसमें एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये अवैज्ञानिक विधि है। लैक ऑफ ट्रेंड रिसर्चर, तब प्रशिक्षित अध्ययनकर्ताओं की कमी। इसमें अपन देखते हैं व्यक्तिगत अध्ययन विधि के माध्यम से जो अपने डाटा एकत्रित करता है, इसके लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है, जो कि वर्तमान में अनुपलब्ध हैं, जो कि वर्तमान में इजीली नहीं मिल पाते हैं, बहुत कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि एक प्रशिक्षित या एक अनुभवी व्यक्ति ही इस व्यक्तिगत अध्ययन विधि के माध्यम से रिकॉर्ड तैयार कर सकता है। मोर एक्सपेंसिव मेथड, अर्थात यह अधिक खर्चीली विधि है। अधिक खर्चीली विधि क्यों है? क्योंकि इसके माध्यम से जब अपन डाटा एकत्रित करते हैं तो वो अपना लंबे समय तक चलता रहता है। लंबे समय तक चलता रहता है तो समय भी अधिक लगता है, जब समय अधिक लगता है तो उसमें पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि यह एक खर्चीली विधि है। अगला टॉपिक है सर्वे रिसर्च, सर्वेक्षणात्मक अनुसंधान। सर्वेक्षणात्मक अनुसंधान, इसमें सबसे पहले अपन सर्वे को देखते हैं। सर्वे, इसका हिंदी वर्ड होता है सर्वेक्षण। सर्वे दो शब्दों से मिलकर बना है, SUR सर और VEY वे। सर को अपन सौर भी बोलते हैं, SOR सौर, और वे को VEEIR वीआर। तो सर का अर्थ क्या होता है? ओवर, ओवर अर्थात ऊपर, वे का अर्थ होता है टू लुक अर्थात देखना। तो अपन कह सकते हैं सर्वेक्षण का अर्थ है ऊपर से देखना, या ऊपर से देखना या अवलोकन करना ही सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण के द्वारा अध्ययन में प्रतिचयन प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया जाता है। प्रक्रिया के अंतर्गत अध्ययन के लिए संभाव्यता सिद्धांत के आधार पर केवल एक समष्टि के प्रतिदर्श द्वारा ही एक सामाजिक अथवा शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित एक समस्या अथवा स्थिति के विषय में
ऐसे प्रतिनिधि आंकड़े संकलित किए जा सकते हैं जो कि संबंधित समष्टि के स्वरूप को लगभग पूर्ण रूपेण प्रतिबिंबित करते हैं। हम देखते हैं समष्टि क्या होती है। समष्टि होती है एक पूरी जनसंख्या। जनसंख्या होती है, उस जनसंख्या में से अपन कुछ समष्टि का चयन करते हैं और वो उसको अपन कहते हैं न्यायादर्श। तो जनसंख्या में से अपन न्यायादर्श का चयन करते हैं। न्यायादर्श का चयन करने के बाद जो भी आपने जनसंख्या ली है, जो भी आपका न्यायादर्श आया है, उन पर अपन सर्वेक्षण अनुसंधान करते हैं। ऐसे वैज्ञानिक प्रतिचयन पर आधारित सर्वेक्षण को ही प्रतिदर्श सर्वेक्षण कहते हैं तथा ऐसे वैज्ञानिक प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर आधारित अध्ययनों को सर्वेक्षण अनुसंधान कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ सर्वे साइंटिफिक एज ए साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो सर्वेक्षण अनुसंधान की क्या परिभाषा है। मोर्स ने अपनी परिभाषा दी है 1934 में। द सर्वे इज इन ब्रीफ simply a method of analysis is scientific and ordinary forms and for defined purposes of a given social situation or problem or population। अर्थात अपन कह सकते हैं, ये मोर्स ने 1934 में ये परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा है सर्वेक्षण किसी सामाजिक स्थिति अथवा समस्या अथवा जनसंख्या के परिभाषित उद्देश्यों हेतु वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप में विश्लेषण की एक पद्धति है। अर्थात वैज्ञानिक रूप में अपन इससे सर्वेक्षण अनुसंधान के माध्यम से आंकड़े तैयार कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा दी है अब्राहिम्स ने 1960 में। सर्वे इज ए प्रोसेस बाय विच क्वालिटेटिव फैक्ट्स आर कलेक्टेड अबाउट द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ए कम्युनिटीज कंपोजिशन एंड एक्टिविटीज। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समुदाय की रचना तथा क्रियाओं के सामाजिक पक्ष के संबंध में गणनात्मक तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं। अपन ने देखा व्यक्तित्व अध्ययन विधि में मात्रात्मक तथ्य नहीं थे, उसमें गुणात्मक तथ्य थे, लेकिन सर्वेक्षण अनुसंधान विधि में गणनात्मक अथवा मात्रात्मक तथ्य प्राप्त किए जा सकते हैं सर्वेक्षण विधि के माध्यम से। एज ए स्टडी ऑफ जनरल सोशल फिनोमिना, मतलब सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में अपन देखते हैं तो सर्वेक्षण अनुसंधान क्या है। पहली डेफिनेशन दी है वेल्स ने 1960 में। सर्वे में जनरली वी डिफाइंड एज ए स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन and activities of group of persons living in a particular locality। अर्थात वेल्स ने कहा है सामाजिक सर्वेक्षण को एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की सामाजिक संस्थाओं और क्रियाकलापों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब अपन व्यक्तियों का जो ग्रुप लेते हैं, सामाजिक संस्थाएं अपन लेते हैं, उनमें अपन सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं, डाटा एकत्रित कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा दी है बोगार्ट्स ने 1954 में। सर्वे इज द कलेक्शन ऑफ डाटा कंसर्निंग द लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस ब्रॉडली स्पीकिंग ऑफ पीपल ऑफ ए गिवन एरिया। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण को मोटे तौर पर अपन देखते हैं कि किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों के रहन सहन तथा कार्य करने की दशाओं से संबंधित तथ्यों को संकलित करना है। अपन सामाजिक सर्वेक्षण करते हैं तो उसमें देखते हैं कि सर्वेक्षण अनुसंधान किस प्रकार से किया जाता है। किसी संस्था का अपन करते हैं, किसी स्कूल का अपन करते हैं, किसी समुदाय में जाकर करते हैं। इस प्रकार का अपन सर्वेक्षण करते हैं तो वो आपका माना जाता है सर्वेक्षण अनुसंधान। परिभाषाओं के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण में एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की समूह की संरचना, क्रियाकलापों और रहन सहन की दशाओं के संबंध में गणनात्मक तथ्य संकलित
किए जाते हैं और विश्लेषित किए जा सकते हैं। अगला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वे, मतलब सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य, हम सामाजिक सर्वेक्षण कर रहे हैं लेकिन इनके क्या क्या उद्देश्य हैं? तो पहला उद्देश्य है कलेक्शन ऑफ सोशल फैक्ट, मतलब सामाजिक तथ्यों का एकत्रीकरण। सामाजिक तथ्य कौन कौन से होते हैं? जैसे किसी की रहन सहन, आय, बजट, औद्योगिक विवाद, बाजार मूल्य, जनसंख्या प्रकृति, बेरोजगारी, वैवाहिक स्थिति, मनोरंजन, उद्योग, व्यापार, ये सब आपके सोशल फैक्ट्स हैं। इन पर अपन रिसर्च कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, इनके माध्यम से अपन डाटा का कलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमने रखा स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, मतलब सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्याएं, धूम्रपान की समस्याएं, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का अध्ययन हम अनुसंधान के माध्यम से कर सकते हैं, सर्वेक्षण अनुसंधान के माध्यम से कर सकते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब समस्याओं का समाधान। समस्याएं इस प्रकार की है, पहले हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, उसके बाद अध्ययन करने के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई हैं, उन प्रॉब्लम्स का समाधान हम इस सर्वेक्षण अनुसंधान के माध्यम से कर सकते हैं। जो भी डाटा एकत्रित होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स का समाधान करेंगे। अगला है डिस्क्रिप्टिव ऑफ सोशल इवेंट, मतलब सामाजिक घटनाओं का वर्णन। सामाजिक घटनाएं जैसे सामाजिक संबंध है, सामाजिक जीवन है, सामाजिक व्यवहार है, इस प्रकार की ये सामाजिक घटनाएं हैं, इनका अध्ययन हम सर्वेक्षण अनुसंधान के माध्यम से कर सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण कार्य संबंध। कार्य कारण संबंध मतलब सामाजिक घटनाएं क्या, क्यों, कैसे घटित हुई। सर्वेक्षण अनुसंधान हम करते हैं तो देखते हैं कि ये जो घटनाएं हैं क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई, इन सब के पीछे क्या कारण रहे हैं। ये तो आपके कार्य हैं, ये कार्य हो चुके हैं, कोई घटना घटी है, बेरोजगारी की है, धूम्रपान की है, ये घटना हो गई है, लेकिन इन घटनाओं के पीछे आपके कारण क्या रहे हैं, उन चीज को देखने के लिए हम सर्वेक्षण अनुसंधान कर सकते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब परिकल्पनाओं के निर्माण में भी ये सहायक है। परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं और उनका परीक्षण भी कर सकते हैं। जैसे सर्वे अपन ये किया तो सर्वे करने के बाद क्या क्या चीजें निकल के आई, उनके माध्यम से हम और भी परिकल्पनाएं इसके अंतर्गत बना सकते हैं और उनका परीक्षण भी कर सकते हैं। अगला है वेरिफिकेशन ऑफ सोशल थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, सामाजिक सिद्धांतों और नियमों का सत्यापन। हम देखते हैं कि नियम जो होते हैं, सामाजिक सिद्धांत होते हैं, वो एक न रहकर बदले हुए रहते हैं। समाज परिवर्तनशील है, समाज में बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती है, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विडंबना, सामाजिक नवीनीकरण, ये सारे परिवर्तन समाज में होते रहते हैं। होने के बाद भी इन सिद्धांतों का क्या सिद्धांत लागू करने चाहिए, क्या नियम स्थापित करने चाहिए, इन सारी चीजों का ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है इन चीजों का अप्लाई करने का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर ऑफ सर्वे, सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं और या प्रकृति, जिसको भी अपन कह सकते हैं, प्रकृति भी कह सकते हैं, विशेषताएं भी कह सकते हैं। सर्वेक्षण की विशेषताएं और प्रकृति। पहला है सामाजिक घटनाओं का अध्ययन। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन अपन सर्वेक्षण अनुसंधान के माध्यम से कर सकते हैं। पहला है स्टडी ऑफ सोशल फिनोमेना, अर्थात सामाजिक घटनाओं का अध्ययन। सामाजिक घटनाएं एक संस्था की भी हो सकती है, एक समाज की भी हो सकती है, एक समुदाय की भी हो सकती है, जीवन दशाओं की भी हो सकती है। समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं का अध्ययन हम सर्वेक्षण अनुसंधान के माध्यम से कर सकते हैं। डेफिनेट जियोग्राफिकल लिमिट, अर्थात एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। हम देखते हैं
कि सर्वेक्षण अनुसंधान करते हैं, एरिया काफी बड़ा होता है, लेकिन इसमें से कुछ को अपन को कोई एक निश्चित करना पड़ता है कि कौन सा एरिया आप लोगे, या तो एक मोहल्ला ले लिया, एक कस्बा ले लिया, एक गांव ले लिया, एक वार्ड ले लिया आदि, इनमें से किसी एक को लेकर आप सर्वेक्षण अनुसंधान कर सकते हैं। क्योंकि टाइम लिमिट कम रहती है तो आप सभी को एक साथ नहीं ले सकते, लेकिन इनमें से कुछ पार्टों को आप एक एक करके ले सकते हैं और सर्वेक्षण अनुसंधान कर सकते हैं। एक टाइप ऑफ साइंटिफिक मेथड, एक प्रकार की यह वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि कैसे है? क्योंकि इसमें अपन जब सर्वेक्षण करते हैं, व्यक्तिगत विचारों, अभिवृत्तियों, संवेगों, इनका प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है, व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है, ये प्रयास किया जाता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि यह सर्वेक्षण अनुसंधान एक वैज्ञानिक विधि है। क्वांटिटेटिव स्टडी अर्थात भावात्मक अध्ययन, भावात्मक अध्ययन जिसको अपन कह सकते हैं कि गुणात्मक अध्ययन। भावात्मक अध्ययन व्यक्ति के जो अपन लेते हैं रिकॉर्ड तैयार करते हैं, व्यक्ति के भावों को भी अपन सर्वेक्षण अनुसंधान के माध्यम से माप सकते हैं। प्रश्नावली बनाते हैं, निरीक्षण, जैसे किसी का एटीट्यूड कैसा है, किसी की रुचि कैसी है, किसमें वो ज्यादा रुचि रखती है, उसका व्यवहार कैसा है, इस प्रकार की चीजें होती है, उनका अध्ययन हम सर्वेक्षण अनुसंधान के माध्यम से कर सकते हैं। अगला है कंपैरेटिव स्टडी, मतलब तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन अपन सर्वेक्षण अनुसंधान में कर सकते हैं। यह सर्वेक्षण अनुसंधान की एक विशेषता है, तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन जैसे आपने दो ग्रुप ले लिए, एक निजी स्कूल ले लिया और एक सरकारी स्कूल ले लिया, उन दोनों का आप कंपैरिजन करते हैं। एक में अनुसूचित जाति ले लिया, एक अनुसूचित जाति आपने निजी स्कूल में ले लिया, एक अनुसूचित जाति आपने सरकारी स्कूल में ले लिया, तो उन दोनों का कंपैरिजन अपन कर सकते हैं सर्वेक्षण अनुसंधान में। एक कोऑपरेटिव इफेक्ट, यह एक सहकारी प्रयत्न है। सहकारी प्रयत्न मतलब इस विधि में सहयोग भी ले सकते हैं। सहयोग का मतलब अपन ये देखते हैं, अपन जाते हैं सर्वेक्षण अनुसंधान करने के लिए, कोई स्कूल में गए, कोई संस्था में गए, तो अपन वहां जाते हैं तो देखते हैं कि आपको वो कोऑपरेट करते हैं, तभी तो आप अपना टेस्ट डाल पाते हैं, अपनी प्रश्नावली डाल पाते हैं, अपनी निरीक्षण डाल सकते हैं, अवलोकन जो भी आप कर रहे हैं वो चीज आपको एक सहयोग के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये सहकारी प्रयत्न है। अगला है फॉर्मुलेशन ऑफ ए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ सोशल रिफॉर्म, अर्थात समाज सुधार की किसी क्रियात्मक योजना का निर्माण। इसमें अपन देखते हैं कि अपन ने सारी समस्याओं का रिकॉर्ड तो तैयार किया, आंकड़े तैयार किया, लेकिन इनको अप्लाई भी करते हैं। अप्लाई का मतलब इसमें सुधार की आवश्यकता होती है तो उसमें सुधार भी किया जाता है, क्रियात्मक योजना भी बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, जो समस्या है, उन समस्याओं को आपने रिकॉर्ड में ही लिख लिया। रिकॉर्ड में लिखने के बाद इनका सॉल्यूशन, इनका उपचार क्या हो सकता है, इसके लिए समाज और कल्याण के लिए क्या कार्य कर सकता है, इन चीजों की क्रियान्विति भी हम करते हैं। मेरिट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वे, मतलब सर्वेक्षण अनुसंधान के गुण और उपयोगिता। पहला है वैज्ञानिक शुद्धता, साइंटिफिक एक्यूरेसी। वैज्ञानिक शुद्धता, हम देखते हैं सर्वेक्षण अनुसंधान में एक वैज्ञानिक शुद्धता है। वैज्ञानिक किसको कहते हैं? वैज्ञानिक का मतलब होता है एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उसको ही अपन वैज्ञानिक मानते हैं। जैसे अपन स्कूल में या कॉलेज में रोज स्कूल जाते हैं, या रोज विद्यालय जाते हैं, महाविद्यालय जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो अपन देखते हैं सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जाते हैं। सीढ़ियां अपन रोज चढ़ते हैं, लेकिन चढ़ते तो रोज हैं, लेकिन उनकी अपन बता नहीं सकते कि ये सीढ़ियां कितनी हैं, क्योंकि आपने रोज ध्यान तो दिया है, सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, लेकिन चढ़ने के बाद आपने गिना नहीं है कि ये कितनी सीढ़ियां हैं। आपसे कोई पूछे कि आप रोज चढ़ के आते हो उन सीढ़ियों पर, तो आप बताइए आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए हो। तो आप इसको वैज्ञानिक नहीं कह सकते, क्योंकि वैज्ञानिक में अपन देखते हैं ध्यान प्लस प्रत्यक्षण, मतलब आपने ध्यान भी दिया है उसका और प्रत्यक्ष में अवलोकन भी किया है, तभी वो वैज्ञानिक मानी जाती है, व्यवस्थित मानी जाती है।
दूसरा है हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन इन हाइपोथेसिस, मतलब उपकल्पना निर्माण में सहायक है। हम देखते हैं कि सर्वेक्षण अनुसंधान हम पहले पूर्व सर्वेक्षण करते हैं। पूर्व सर्वेक्षण अर्थात पायलट स्टडी करते हैं। पायलट स्टडी करने के बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी परिकल्पनाएं बनाएं। परिकल्पनाएं हम सर्वेक्षण अनुसंधान के बाद बनाते हैं कि कौन कौन सी परिकल्पनाएं बना सकते हैं। हम डायरेक्ट किसी समस्या को नहीं लेते हैं, हम समस्या लेते हैं, समस्या का चुनाव करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपन देखते हैं कि उसकी कौन कौन सी परिकल्पनाएं बन सकती है, हम कौन कौन सी परिकल्पनाओं पर कार्य करें। तो ये चीज भी इसकी इम्पोर्टेंसी है, गुण है या उपयोगिता है। अगला है रिलायबल एंड वैलिड रिजल्ट, ये विश्वसनीय और वैध परिणाम प्राप्त होते हैं। हम देखते हैं सर्वेक्षण अनुसंधान हम खुद करते हैं जाकर स्कूलों में, विद्यालय में, कोई संस्था में, समूह में, इसलिए उसके जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो विश्वसनीय और वैलिड। विश्वसनीय हम किसको कहते हैं? जो विश्वास करने के योग्य होता है। जैसे एक परीक्षक है, एक परीक्षक अपनी कॉपी चेक करता है, कॉपी चेक करता है, उसके एक बच्चे के 90 मार्क्स आते हैं मैथ्स में, अगर वो दोबारा रिवल्यूशन करवाए तो भी उसके 90 ही मार्क्स आए, तो ये इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये परीक्षण विश्वसनीय है। और वैलिड, वैलिड उसको कहते हैं वैधता। वैधता क्या होती है? जैसे कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने या एक परीक्षक ने एक प्रश्न पत्र बनाया, 9th क्लास का एक प्रश्न पत्र बनाया, और उस प्रश्न पत्र को उसने 10th क्लास में अप्लाई कर दिया, तो वो प्रश्न पत्र बनाया वो वैलिड नहीं है, क्योंकि 10th क्लास में आपने उसको प्रशासित किया है, अप्लाइड किया है। अगर उस प्रश्न पत्र को आप 9th क्लास में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए वो वैलिड है। अगर आप 10th क्लास में वो प्रश्न पत्र लेते हैं तो उसके लिए वैलिड नहीं है। अगला है ऑब्जेक्टिव स्टडी, अर्थात वस्तुनिष्ठ अध्ययन। ऑब्जेक्टिविटी अपन किसको कहते हैं? ऑब्जेक्टिविटी होती है जैसे कि राजस्थान की राजधानी क्या है, अपन दिल्ली, जयपुर, ये आपके ऑप्शन है, लेकिन राजस्थान की राजधानी आप मुझसे पूछोगे तो भी वही आएगी और किसी से पूछोगे तो भी वही आएगी। आंसर एक ही है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगला है इंपेरिकल स्टडी, मतलब अनुभवात्मक अध्ययन। अनुभवात्मक अध्ययन जो सर्वेक्षण अनुसंधान करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष में अपन जाते हैं, तो प्रत्यक्ष में वो चीजें अनुभव के रूप में हमारे सामने आती है। प्रत्यक्ष में चीज होती है तो उसका अनुभव हमको होता है। अगला है सोशल रिकॉन्स्ट्रक्शन, अर्थात सामाजिक पुनर्निर्माण। मतलब समाज में जो भी समस्या होती है, समस्याओं का सॉल्यूशन, समाधान क्या है, उनके माध्यम से अपन कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी है, मतलब समाज का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। अगला है सिंपल मेथड, मतलब यह है सरल विधि है। सरल विधि किसको कहते हैं? प्रश्नावली आइटम्स बनाए जाते हैं इसमें। सर्वेक्षण अनुसंधान में प्रपत्र बनाया जाता है, आइटम्स बनाए जाते हैं, प्रश्न बनाए जाते हैं, साक्षात्कार के लिए भी बनाए जाते हैं। तो यह ज्यादा इसमें मशक्कत की जरूरत नहीं पड़ती, यह एक सरल विधि है। लार्ज कवरेज, मतलब विस्तृत उपयोग, मतलब इसका विस्तृत रूप से उपयोग किया जा सकता है, विश्लेषित रूप में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संरचना और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन इस सर्वेक्षण विधि के माध्यम से हम कर सकते हैं। किसी भी स्टडी, सामाजिक संरचना है, सामाजिक संस्था है, कोई भी संस्था है, समूह है, समुदाय है, इन चीजों का अध्ययन हम सर्वेक्षण अनुसंधान के माध्यम से कर सकते हैं। इकोनॉमिकल स्टडी, अर्थात मितव्ययी अध्ययन। मितव्ययी अध्ययन किसको कहेंगे? मितव्ययी अध्ययन होती है जिसमें कम खर्चा लगता है, व्यय कम लगता है। इसमें सर्वेक्षण अनुसंधान में ज्यादा खर्चा नहीं लगता है। आप प्रश्नावली डालने जाते हैं, आपके रिकॉर्ड आ जाते हैं डाक के द्वारा, किसी के माध्यम से भी आपके डाटा एकत्रित, प्रश्नावली में जो भी आपके डाटा हैं वो आपके आ जाते हैं एकत्रित होके। एवेल्युएटिव इम्पोर्टेंस, मतलब मूल्यांकन संबंधी महत्व। हम कह सकते हैं सर्वेक्षण अनुसंधान में मूल्यांकन आराम से इजीली हो जाता है। प्लानिंग ऑफ सर्वे,
सर्वेक्षण अनुसंधान के सोपान। पहला सोपान है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब समस्या का चयन। हम सबसे पहले अपन देखते हैं कि सर्वेक्षण अनुसंधान करते हैं तो सबसे पहले समस्या का चयन करते हैं। समस्या का चयन करने के लिए कोई भी हम जैसे एमएड कर रहा है या पीएचडी कर रहा है, उनके साथी लोग हैं उनसे डिस्कस करते हैं, टीचर्स स्टाफ से डिस्कस करते हैं, विशेषज्ञ होते हैं उनसे डिस्कस करते हैं, तो ही हम समस्या का चयन करते हैं। लाइब्रेरी में जाके बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उनके माध्यम से फिर हम समस्या का चयन, हमारे दिमाग में रूपरेखा बनती है कि किस प्रकार की समस्या ली जाए। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, अर्थात उद्देश्यों का निर्धारण। हमने समस्या ले ली, लेकिन समस्या लेने के बाद हमको उद्देश्य निर्मित करने पड़ेंगे कि किस उद्देश्य को लेकर आप इस समस्या का चयन किया है। तो समस्या का चयन करने के बाद हमें उस समस्या से रिलेटेड ही उद्देश्य निर्मित करने पड़ेंगे। आप समाज से रिलेटेड ले रहे हैं तो समाज में क्या सुधार करने जा रहे हैं, क्या सुधार करेंगे, समाज के लिए यह किस प्रकार उपयोगी होगा, समाज में क्या इससे समाज में लाभ होगा, क्या इससे समाज के लिए उपयोगी है। इस प्रकार के उद्देश्य निर्मित किए जाएंगे। अगला है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, द परिकल्पनाओं का निर्माण। हम देखते हैं उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यों के आधार पर ही परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। परिकल्पनाएं आपकी दो तरीके की होती है, एक तो दिशायुक्त और एक दिशाविहीन। दिशायुक्त जिसको अपन कहते हैं दिशा दी जा रही है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सारी परिकल्पनाएं हैं। इन परिकल्पनाओं को देखते हुए हम उद्देश्यों के आधार पर निर्मित करते हैं कि हमारे लिए कौन सी परिकल्पनाओं का चुनाव सही होगा। अगला है सैंपलिंग प्लान। सैंपलिंग प्लान मतलब प्रतिचयन योजना। हम सैंपल का चुनाव करते हैं। पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से हम न्यायादर्श का चुनाव करते हैं। जब न्यायादर्श का चुनाव कर रहे हैं तो प्रतिचयन की कौन सी विधि आप यूज करोगे, उसमें यादृच्छिक विधि है, सुविधानुसार है, स्वेच्छानुसार है, इस प्रकार की बहुत सारी विधियां हैं। इन विधियों के माध्यम से हम प्रतिचयन कर सकते हैं, न्यायादर्श का चयन कर सकते हैं। अगला है प्रिपरेशन एंड सिलेक्शन ऑफ टूल्स ऑफ स्टडी, अर्थात अध्ययन उपकरणों का निर्धारण और चयन। जो भी आपकी समस्या है उस समस्या से रिलेटेड कौन कौन से उपकरण आपके यूज में आएंगे, उनका चयन हम आसानी से कर सकते हैं। डाटा कलेक्शन अर्थात आंकड़ों का संकलन। जो हम डाटा एकत्रित करते हैं उनका एक जगह संकलन कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगला है एनालिसिस ऑफ डाटा, मतलब प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण। जो भी आंकड़े आपके एकत्रित हुए हैं उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और वो विश्लेषण हम परिकल्पनाओं के आधार पर ही कर लेते हैं। जो परिकल्पनाएं आपने बनाई हैं उन परिकल्पनाओं के आधार पर हम उसको अलग अलग विश्लेषित कर लेते हैं। फिर हम प्रतिवेदन, अगला है प्रेजेंटेशन द रिपोर्ट, अर्थात प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण। जो आपकी पूरी रिपोर्ट आई है, प्रतिवेदन हम पूरे जो अध्याय हैं उन सारे अध्यायों का संक्षेप में प्रस्तुतिकरण करते हैं। क्या आपके निष्कर्ष आए हैं, क्या आप सुझाव देना चाह रहे हैं, शिक्षक के लिए क्या है, समाज के लिए क्या है, ये सारे सुझाव हम इसमें दे सकते हैं।